नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से आती हैं? तो चलिए आज हम उसी शक्तिशाली समुदाय यानी संथाल जनजाति की पहचान को और करीब से जानते हैं। अपनी बात एक सवाल से शुरू करते हैं ताकि समुदाय का जो पैमाना है, जो महत्व है, वो और भी साफ हो जाए। और इसका जवाब है संथाल जनजाति। देखिए, ये एक ऐसा समुदाय है जिसका महत्व सिर्फ आंकड़ों को देखने से ही पता चल जाता है। जी हाँ, ये पूरे भारत में तीसरी सबसे ज्यादा आबादी वाली जनजाति है। मतलब अगर आबादी के हिसाब से देखें तो इनसे आगे सिर्फ भील और गोंड जनजातियां ही हैं। और बात करें इनके गृहराज्य झारखंड की, तो वहां तो इनकी मौजूदगी जबरदस्त है। कुल आदिवासी आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा यही हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े समुदाय ने अपना घर कहाँ बसाया? इनकी कहानी ना पलायन और फिर बस जाने की एक दिलचस्प कहानी है। आइए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे। ये जानना काफी दिलचस्प है कि झारखंड में बसने से पहले संथाल लोग बंगाल में रहा करते थे। और पता है, वहां उन्हें सावतार कहा जाता था। आज की तारीख में इनका जो गढ़ है वो है झारखंड का संथाल परगना इलाका। और इसी इलाके में मतलब राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इनके वास स्थान का एक बहुत ही खास नाम है। इससे कहते हैं दामिने कोह। ये एक फारसी शब्द है और इसका मतलब कितना खूबसूरत है, पहाड़ियों का आंचल। ये नाम उस जगह की खूबसूरती को एकदम सही बयां करता है जहां ये लोग बसे हुए हैं। अगर इनकी जड़ों की बात करें तो वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड नस्लीय समूह से जुड़ी हैं। माना जाता है कि ये दक्षिणी एशिया के सबसे पुराने निवासियों में से एक हैं और ये अपने संस्थापक पिता के रूप में लुगुबुरु को पूजते हैं। देखिए, किसी भी संस्कृति की जान होती है उसकी भाषा, और संथाली भाषा की जो कहानी है ना, वो तो वाकई कमाल की है। ये जो टाइमलाइन है ये इसके पूरे सफर को दिखाती है। मतलब अपनी प्राचीन मौखिक जड़ों से लेकर आज एक आधुनिक संवैधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषा बनने तक का सफर, जिसकी अपनी एक अलग लिपि भी है। और ये जो उल्चकी लिपि है, इसका आविष्कार एक बहुत ही ऐतिहासिक मोड़ था। इसने सिर्फ भाषा को एक लिखित रूप ही नहीं दिया, बल्कि इसने अपनी संस्कृति को बचाने और साक्षरता को बढ़ावा देने में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया। अच्छा, अब भाषा से आगे बढ़ते हैं और संथाल समाज के ढांचे को समझते हैं। इनका समाज पारंपरिक रूप से 4 अलग-अलग वर्गों में बटा हुआ है, जिन्हें हुड कहते हैं। तो ये हैं वो 4 हुड और उनके पारंपरिक काम। किस्कू हुड मतलब राजा, मुर्मू हुड यानी पुजारी, सोरेन हुड सिपाही और मुरुडी हुड किसान। मतलब एक पूरी तरह से व्यवस्थित सामाजिक ढांचा था जहां हर किसी की भूमिका एकदम साफ थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन वर्गों के अलावा भी संथाल समाज को आगे कुलों यानी गोत्रों में बांटा गया है। कुल मिलाकर संथाल जनजाति में 12 मुख्य गोत्र पाए जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? हर गोत्र का एक प्रतीक है और वो प्रतीक प्रकृति से लिया गया है। जैसे किसी का जंगली हंस है तो किसी का पान का पत्ता। ये चीज दिखाती है कि उनकी पहचान पर्यावरण के साथ कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। तो संथाल लोगों की ये कहानी उनके आकार और बसावट से लेकर उनकी भाषा और सामाजिक ताने भाने तक, ये सब मिलकर सांस्कृतिक मजबूती की एक जबरदस्त मिसाल पेश करती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जनजाति की जिसकी शादी की रस्में, उसके तौर तरीके आपको सच में हैरान कर देंगे। हम बात कर रहे हैं संथाल समुदाय की, जहां शादी सिर्फ एक बंधन नहीं बल्कि परंपरा और पर्सनल फ्रीडम का एक गजब का तालमेल है। तो चलिए इस अनोखी दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां शादी करने के लिए 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा तरीके मौजूद हों। और नहीं, ये कोई मजाक या कहानी नहीं है, ये संथाल जनजाति की असलियत है। और सच कहूं तो यही बात उनकी परंपराओं को इतना ज्यादा दिलचस्प बना देती। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इतने सारे तरीकों के पीछे के नियम क्या हैं? मतलब कुछ तो कॉमन होगा ना। चलिए सबसे पहले उन बुनियादी उसूलों को समझते हैं जो हर संथाल शादी की जड़ में है, मतलब उसके फाउंडेशन में है। तो देखिए, संथाल शादी के 3 गोल्डन रूल्स हैं। सबसे पहला, शादी हमेशा अपने गोत्र से बाहर ही होगी। दूसरा, और ये बहुत जरूरी बात है, यहाँ बाल विवाह जैसी कोई प्रथा नहीं है, जो इनकी प्रोग्रेसिव सोच को दिखाता है। और तीसरा नियम ये है कि ज्यादातर लोग एक ही जीवन साथी रखते हैं। मतलब ये नियम अपने आप में दिखाते हैं कि संथाल समाज कितना ऑर्गेनाइज्ड है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, शादी के वो अलग अलग तरीके जिन्हें संथाल समुदाय में एक खास नाम से जाना जाता है, बापला।
बापला, सुनिए इस शब्द को। ये सिर्फ शादी का संथाली शब्द नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा सोशल सिस्टम है। एक ऐसी व्यवस्था जो प्यार, परिवार और पसंद से बने हर रिश्ते को इज्जत देती है, उसे पहचान देती है। कह सकते हैं कि ये संथाल समाज की आत्मा का ही एक हिस्सा है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये संथाल समाज की फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, एक तरफ है किरिंग बापला, जो बिल्कुल अपनी अरेंज्ड मैरिज जैसा है, तो वहीं दूसरी तरफ है राजा राजी बापला, जहां प्यार को पूरे गांव की रजामंदी मिलती है। अरे और अगर किसी जोड़े को भागना हो तो उसके लिए भी एक सिस्टम है, बहादुर बापला। पर सबसे अनोखा है निर्बोलक बापला। इसमें लड़की अपनी पसंद के लड़के के घर जाके रहने लगती है। मतलब सोचिए कितनी अलग अलग सिचुएशन को ये समाज ना सिर्फ समझता है बल्कि उन्हें स्वीकार भी करता है। लेकिन आपको पता है, इतनी आज़ादी और इतने सारे ऑप्शंस के बावजूद आज भी इस समाज की नींव पारंपरिक किरिंग बापला पर ही टिकी है। जी हाँ, वही शादी जिसमें परिवार की रजामंदी सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो सवाल यह है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो इन सब अलग अलग तरह की शादियों को एक साथ जोड़ती है? कोई कॉमन धागा? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब समझते हैं उन रस्मों, कीमतों और वादों को जो हर बापला का एक जरूरी हिस्सा हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात, शादी चाहे प्यार से हो, भागकर हो या फिर परिवार की रजामंदी से, एक रस्म ऐसी है जो हर शादी को पक्का करती है, उसे ऑफिशियल बनाती है, और वो है सिंदूर लगाना। बस यही वो पल है जो दो लोगों को हमेशा के लिए एक कर देता है। और हाँ, हर शादी में एक और बहुत जरूरी सामाजिक और आर्थिक परंपरा निभाई जाती है, जिसे कहते हैं पौन। अब ये पौन क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये दहेज का ठीक उल्टा है। ये एक तरह की ब्राइड प्राइस या वधू मूल्य है, जो लड़के का परिवार लड़की के परिवार को इज्जत के तौर पर देता है। और जानते हैं पारंपरिक तौर पर ये पौन की रकम कितनी थी? सिर्फ 12 रुपए। जी हाँ, बस 12 रुपए। और ये छोटी सी रकम ही हमें बताती है कि इस रस्म का मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये तो बस एक सिंबॉलिक सम्मान था, रिश्ते को एक सामाजिक पहचान देने का तरीका था। ठीक है, ये तो हुई शादी की बातें। लेकिन तब क्या होता है जब ये नियम तोड़े जाते हैं या जब कोई रिश्ता खत्म हो जाता है? चलिए देखते हैं कि संथाल समाज अपने सोशल ऑर्डर को कैसे बनाए रखता है। यहाँ पर ना सोशल बैलेंस का एक कमाल का उदाहरण देखने को मिलता है। देखिए, शादी के टाइम पौन दिया जाता है ना? और अगर कभी तलाक की नौबत आ जाए तो उस रकम को वापस कर दिया जाता है। मतलब रिश्ते की शुरुआत और अंत दोनों को एक तरह से बैलेंस कर दिया जाता है। और तो और, यहाँ बच्चों के नाम रखने की परंपरा भी कितनी व्यवस्थित है। जरा ये देखिए, पहले बच्चे का नाम रखा जाता है दादा दादी के नाम पर, और दूसरे बच्चे का नाम रखा जाता है नाना नानी के नाम पर। ये साफ दिखाता है कि परिवार में लड़के और लड़की दोनों पक्षों को बराबर की इज्जत दी जाती है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई समाज के सबसे बड़े, सबसे पवित्र नियम को ही तोड़ दे? तब सामने आती है बितलाहा की प्रथा, जो संथाल समाज की सबसे कठोर, सबसे बड़ी सजा मानी जाती है। और बितलाहा कोई छोटी मोटी सजा नहीं है, ये है समाज से पूरी तरह बहिष्कार, सोशल बॉयकॉट। और ये सजा सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो शादी और गोत्र से जुड़े सबसे अटूट नियमों को तोड़ते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि संथाल समाज अपने सोशल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए कितना ज्यादा सीरियस है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि कोई समाज इतनी सारी पर्सनल चॉइस और आज़ादी देते हुए भी इतने सख्त नियमों के साथ बैलेंस कैसे बना सकता है? संथाल समाज का ये मॉडल हमें दिखाता है कि कैसे परंपरा और आज़ादी एक साथ चल सकते हैं। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या हम अपने समाजों में भी ऐसा ही कोई संतुलन खोज सकते हैं? हम भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जनजातियों में से एक संथाल समुदाय के सामाजिक ताने बाने को करीब से समझने वाले हैं। कभी सोचा है कि आखिर कौन सी चीज किसी समाज को एक साथ जोड़कर रखती है? वो कौन से अनदेखे नियम, कौन सी परंपराएं हैं जो लोगों को एक समुदाय बनाती हैं? संथाल जनजाति का सामाजिक ढांचा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो सदियों पुरानी रीतियों और एक बेहद ऑर्गेनाइज तरीके पर टिका हुआ है। तो चलिए संथाल समाज की बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। वो क्या चीज है जो इस पूरे समुदाय का केंद्र है? संथाल दुनिया का सेंटर है आतो, यानी कि गांव। ये सिर्फ रहने की एक जगह नहीं है, बल्कि उनकी हर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बिंदु है।
सब कुछ गांव के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो सवाल ये है कि इस आतो को चलाता कौन है? देखिए, हर गांव में एक बहुत ही मजबूत गवर्नेंस का सिस्टम होता है और इसमें हर पद की अपनी एक खास जिम्मेदारी तय है। इस पूरे सिस्टम में सबसे ऊपर होते हैं मांझी, यानी गांव के मुखिया। लेकिन मजे की बात यह है कि मांझी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, उनके पास गांव के झगड़ों को सुलझाने का मतलब न्याय करने का भी अधिकार होता है। एक तरह से समझिए कि वो गांव के राजा भी हैं और जज भी। और ये सारे बड़े फैसले आखिर लिए कहाँ जाते हैं? गांव के बीचों बीच एक जगह होती है जिसे कहते हैं माझी थान। इसे आप गांव का संसद भवन मान सकते हैं, जहां बैठकर पंचायत पूरे समुदाय से जुड़े फैसले लेती है। अब जाहिर है, मांझी अकेले तो काम नहीं करते, उनकी मदद के लिए होते हैं प्रमाणिक, जो उप मुखिया यानी डिप्टी हेड का रोल निभाते हैं। अगर मांझी किसी वजह से गांव में नहीं है तो गांव की पूरी जिम्मेदारी प्रमाणिक की ही होती है। अच्छा, अब सोचिए कि पंचायत ने कोई फैसला ले लिया, तो उसे पूरे गांव तक कौन पहुंचाएगा? ये बहुत जरूरी काम गुड़ाईत का है। वो गांव के मैसेंजर हैं जो ये पक्का करते हैं कि हर जरूरी खबर हर घर तक पहुंच जाए। इसी कड़ी में एक और खास पद है जोग मांझी का। ये मांझी के सहायक तो होते हैं, पर इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है गांव के नौजवानों को गाइड करना। मतलब ये देखना कि वो सामाजिक मूल्यों और परंपराओं का सम्मान करें। तो जैसा कि हमने देखा, मांझी से लेकर प्रमाणिक, गुड़ाईत और जोगमांझी तक हर किसी का रोल एकदम साफ है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये तय करता है कि गांव का कामकाज हमेशा स्मूथली चलता रहे। चलिए, ये तो हुई गांव के शासन की बात। अब जरा लोगों की निजी जिंदगी की तरफ चलते हैं। संथाल समाज में जन्म और विवाह जैसे बड़े मौकों को खास रीति रिवाजों से मनाया जाता है, जो उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहां शादी को बापला कहते हैं, और बापला से जुड़ी एक बहुत ही अहम रस्म है पोन, जिसे वधू मूल्य भी कहा जाता है। अब देखिए, ये सिर्फ एक पेमेंट नहीं है, बल्कि ये सम्मान का प्रतीक है। दो परिवारों के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाने का तरीका है। और जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो कई रस्में होती हैं, जैसे गांडी रस्म, जिसमें नीम की पत्तियों से एक खास खिचड़ी बनाई जाती है। नीम को पवित्र माना जाता है। फिर होता है छठियार का जश्न, और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि ये लड़की के जन्म पर तीसरे दिन और लड़के के जन्म पर 5वें दिन मनाया जाता है। अच्छा, लीडरशिप और रस्मों रिवाजों के अलावा भी संथाल समाज कुछ ऐसे नियमों से चलता है जो लिखे तो नहीं हैं, लेकिन बहुत ताकतवर हैं। ये कुछ पाबंदियां हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को दिशा देती हैं और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती हैं। इनमें से पहला नियम, महिलाओं को माझी थान में जाने की इजाजत नहीं है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि गांव के शासन से जुड़े औपचारिक फैसलों में उनकी सीधी भागीदारी नहीं होती, जो समाज में जेंडर रोल्स को बिल्कुल साफ कर देता है। एक और नियम है जो जीवन और मृत्यु के चक्र से जुड़ा है। एक नई माँ जिसने अभी अभी एक नई जिंदगी को दुनिया में लाया है, वो किसी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकती। शायद ये जीवन और मृत्यु के बीच एक प्रतीकात्मक दूरी बनाए रखने का एक तरीका है। और ये तीसरा नियम दिखाता है कि परिवार एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है। अगर घर में किसी बच्चे का जन्म हो रहा हो तो उस परिवार का मुखिया शिकार पर नहीं जा सकता। ये दिखाता है कि उस खास मौके पर उसका घर पर रहना कितना जरूरी समझा जाता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, गांव का पूरा सिस्टम, जिंदगी की रस्में और ये अनदेखे नियम, ये सारी चीजें मिलकर संथाल समाज का एक बहुत ही मजबूत सामाजिक ताना बाना बुनती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो संथाल समाज 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, एक व्यवस्थित शासन प्रणाली। दूसरा, जीवन के हर पड़ाव से जुड़े गहरे संस्कार। और तीसरा, समाज को अनुशासित रखने वाले अलिखित लेकिन कड़े नियम। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। आज की इस बदलती दुनिया में ये सदियों पुराने नियम और परंपराएं किसी समुदाय की पहचान को कैसे बनाती हैं और कैसे बचाए रखती हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। चलते हैं संथाल समुदाय की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां कैलेंडर सिर्फ तारीखें नहीं बताता, बल्कि त्योहारों की कहानी सुनाता है। ये सिर्फ दिनों का हिसाब नहीं, बल्कि प्रकृति और संस्कृति के जश्न का एक पूरा का पूरा चक्र है। पता है, संथाल लोगों के लिए साल का मतलब सिर्फ दिन या महीने गिनना नहीं होता। उनका पूरा कैलेंडर असल में त्योहारों से बना है, और हर एक त्योहार वो सीधा प्रकृति की लय से जुड़ा हुआ है। आइए इस खूबसूरत परंपरा को और करीब से समझते हैं। तो संथालों का नया साल कब शुरू होता है?
ये शुरू होता है आषाढ़ के महीने से, जब जमीन तैयार होती है नई फसल के लिए। ये एक उम्मीद का, एक नई शुरुआत का मौसम है और यही पूरे साल की नींव रखता है। और इस नई शुरुआत का सबसे पहला त्योहार है इरोक। ये आषाढ़ में होता है, ठीक तब जब बीज बोए जाते हैं। मतलब ये त्योहार इस बात का प्रतीक है कि पूरा समुदाय अपनी जमीन से कितना जुड़ा है और एक अच्छी फसल की उम्मीद के साथ साल की शुरुआत करता है। अच्छा, बीज बो दिए, अब क्या? अब इरेक के बाद आता है हरियाड़, सावन के महीने में। जैसा नाम से ही लग रहा है, हरियाड़। जब धान के खेत हरे भरे हो जाते हैं, तब ये त्योहार फसल की बढ़ोतरी का जश्न मनाने और एक भरपूर पैदावार के लिए प्रार्थना करने का एक मौका होता है। और ये सिलसिला चलता रहता है। इसके बाद भादों के महीने में आता है कर्मा का त्योहार। मतलब हम धीरे धीरे बुआई से कटाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जी, बुआई हो गई, पौधे बड़े हो गए और इतनी मेहनत के बाद अब आता है जश्न का असली समय। ये है कटाई का मौसम, जब पूरा का पूरा समुदाय एक साथ मिलकर अपनी मेहनत का फल सेलिब्रेट करता है। और इस पूरे जश्न के दिल में जो त्योहार है वो है संथाल कैलेंडर का सबसे जरूरी त्योहार, सोहराई। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, समझिए कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। तो आखिर सोहराई में ऐसा क्या खास है? पहली बात, ये कार्तिक महीने में होता है, जब फसल कटकर तैयार होती है। पर इसकी सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये त्योहार उन जानवरों के सम्मान में है जिन्होंने खेती में इतनी मेहनत की। जी हाँ, और ये 2 दिनों तक चलता है, जो इंसान और जानवरों के बीच के उस गहरे रिश्ते को दिखाता है। और कटाई का ये जश्न सोहराई पर ही नहीं रुकता। इसके बाद अघन के महीने में जापाद त्योहार भी मनाया जाता है। ये भी एक तरह से अच्छी फसल के लिए शुक्रिया अदा करने का मौका है। इससे पता चलता है कि एक सफल फसल समुदाय के लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, फसल कट गई, जश्न मन गया। अब फोकस खेतों से हटकर गांव और परिवार पर आ जाता है। ये वो समय है जब त्योहार सामाजिक रिश्तों को और मजबूत करते हैं और आने वाले नए साल की तैयारी होती है। इसी कड़ी में पूष महीने के आखिर में मनाया जाता है सकरात। ये 2 दिन का त्योहार है और ये पूरी तरह से परिवार के लिए है, परिवार के लोगों की भलाई के लिए। ये दिखाता है कि परिवार ही समुदाय की सबसे पहली और जरूरी इकाई है। परिवार के बाद आता है पूरा गांव। माघ के महीने में होता है भगसिंग। अब ये त्योहार थोड़ा अलग है। इसका एक सामाजिक महत्व है। इसमें अगले साल के लिए गांव के जो अधिकारी होते हैं, उनके पदों को पक्का किया जाता है ताकि गांव का कामकाज सही से चलता रहे। तो हमने फसल का जश्न देख लिया, परिवार और गांव का भी। अब आते हैं संथाल कैलेंडर के दूसरे सबसे बड़े सेलिब्रेशन पर, जिसका नाम है बाहा। ये त्योहार है बसंत के आने का, एक नए जीवन के शुरू होने का। तो बहार कब होता है? ये होता है फाल्गुन के महीने में, जब साल के खूबसूरत फूल खिलते हैं और पूरी प्रकृति मानो जाग उठती है। ये 3 दिन तक चलता है और इसमें लोग शुद्ध पानी से होली खेलते हैं। ये बसंत का स्वागत करने का उनका अपना तरीका है। ये प्रकृति के एक नए जीवन का जश्न है। तो अगर हम एक नजर डालें तो सोहराई और बाहा ये संथाल साल के 2 सबसे बड़े त्योहार हैं, 2 मजबूत स्तंभ। एक तरफ है सोहराई जो सबसे जरूरी है और वो धरती और जानवरों का शुक्रिया अदा करने के लिए है। दूसरी तरफ है बाहा, दूसरा सबसे जरूरी त्योहार जो बसंत और प्रकृति के फिर से जी उठने का जश्न है। दोनों मिलकर जिंदगी के पूरे चक्र को दिखाते हैं। तो जब हम इन सारे त्योहारों को एक साथ देखते हैं तो एक पूरा सर्कल नजर आता है ना? ये बस अलग अलग त्योहार नहीं है, ये तो एक पूरा जीवन जीने का तरीका है जो प्रकृति, खेती और समुदाय को एक ही धागे में पिरोता है। चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे साल के सफर को फिर से याद करते हैं। शुरुआत हुई आषाढ़ में इरोक से, जब बीज बोए। फिर सावन में हरियाड़ के साथ पौधे बड़े हुए। भादों में कर्मा। फिर आया कार्तिक में सोहराई का बड़ा जश्न। अघन में जापाद। पूष में सकरात ने परिवार को जोड़ा। माघ में भागसिम ने गांव को व्यवस्थित किया। और आखिर में फाल्गुन में बाहा के साथ बसंत का स्वागत हुआ। देखा, एक पूरा कभी न टूटने वाला चक्र। संथाल लोगों का ये नजरिया हमें दिखाता है कि प्रकृति और समुदाय से जुड़कर जीना कितना जरूरी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऐसे कौन से रिवाज या कौन सी परंपराएं हैं जो हमें बदलते मौसमों के इस चक्र से और एक दूसरे से जोड़ती। चलिए आज एक ऐसी दुनिया की सैर करते हैं जो रंगों, परंपराओं और कहानियों से लबरेज है।
हम संथाल समुदाय की अनोखी संस्कृति में गहराई तक उतरेंगे, जहां कला, पहचान और घर सब कुछ एक दूसरे से बड़ी खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। तो इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी समुदाय का पूरा इतिहास, उनकी पूरी पहचान उनके घरों की दीवारों पर ही लिखी हो? आपको शायद ये कल्पना लगे, पर संथाल लोगों के लिए ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि उनकी जीती जागती हकीकत है। तो सबसे पहले बात करते हैं संथाल संस्कृति के एक बहुत ही फैसिनेटिंग पहलू की, और वो है उनकी कला। और ये कोई मामूली कला नहीं है, बल्कि एक बेहद खास और अनोखी परंपरा है जिसे कंघी कटाई चित्रकला के नाम से जाना जाता है। मतलब ये सिर्फ दीवारों पर रंग रोगन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उनकी विरासत का एक जीता जागता दस्तावेज है, एक ऐसी कला जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और उनके समुदाय की पहचान को मजबूत बनाती है। अब देखिए ये कला कितनी यूनिक है। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों जैसे कि बर्तनों को अपनी कला का सब्जेक्ट बनाते हैं और इसे अपने घरों की बाहरी दीवारों पर सजाते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सब 10 अलग-अलग रंगों के एक शानदार पैटर्न में किया जाता है, जो उनके पूरे माहौल में एक अलग ही जान डाल देता है। तो दीवारों की कला से अब आते हैं त्वचा पर की जाने वाली कला पर। ये एक और भी पर्सनल और गहरा सांस्कृतिक प्रतीक है, गोदना, या जिसे हम टैटू कहते हैं। संथाल कम्युनिटी में गोदना सिर्फ शरीर को सजाने का एक तरीका नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र परंपरा मानी जाती है। ये पहचान का एक ऐसा स्थायी निशान है जिसके गहरे सांस्कृतिक मायने हैं। चलिए पुरुषों के गोदने को जरा और करीब से देखते हैं। संथाल पुरुषों के शरीर पर आमतौर पर एक खास तरह का गोदना होता है। उनके बाएं हाथ पर एक सिक्के का चित्र। अब ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं है, इसका एक बहुत ही खास मकसद है। और इस गोदने की सोशल इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, वो इस एक बात से एकदम साफ हो जाती है। असल में ये शादी के लिए एक पुरुष की तैयारी और उसकी मैच्योरिटी का सिंबल है। इसके बिना एक पुरुष को शादी के लिए एक तरह से अधूरा माना जा सकता है। तो पर्सनल आइडेंटिटी से अब चलते हैं उनके जीवन के केंद्र में, यानी उनके घर, संथाल घर, जिसे वो ओला कहते हैं। उनके कम्युनिटी लाइफ की नींव है। ओला ये संथाल भाषा में उनके घर के लिए शब्द है, पर ये सिर्फ रहने की एक जगह नहीं है, बल्कि ये उनकी संस्कृति, उनकी कला और उनके सामाजिक जीवन का भी केंद्र है। और यहीं पर हमें दिखता है कि कैसे इनकी कला और आर्किटेक्चर एक दूसरे में घुले मिले हैं। एक ओला का डिजाइन वैसे तो सरल होता है, आयताकार या एल शेप का, लेकिन इसकी असली खूबसूरती बाहरी दीवारों पर दिखती है, जो उन्हीं रंगीन कलाकृतियों से सजी होती हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। यहाँ तक कि उनके घरों की छतें भी खास होती हैं। 2 मेन टाइप्स हैं। एक है एक चाला, जिसमें चारों तरफ एक ही ढलान होती है, और दूसरा है 2 चाला, जिसमें 2 और ढलानें होती हैं। ये दिखाता है कि वो आर्किटेक्चर में भी कितने कुशल हैं। तो चलिए अब इस ओला के अंदर चलते हैं और उनके रोजमर्रा के जीवन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। बात करते हैं उनके खाने पीने की। उनका जो मेन फूड है उसे डाका उरू कहते हैं, और ये ना उनकी सादगी और प्रकृति से जुड़े होने का एक सिंबल है। इसमें मुख्य रूप से दाल, चावल और सब्जियां होती हैं, वो सब कुछ जो सीधे उनके खेतों से आता है और उनकी एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल को दिखाता है। उनके दिन के जो 3 मेन मील्स हैं, उनके भी अपने नाम हैं। सुबह का नाश्ता है बास्क्याक, दोपहर का खाना मजवान और रात का खाना कहलाता है कद्दूक। अच्छा, खाने के साथ साथ एक ट्रेडिशनल ड्रिंक भी है जो उनकी सोशल लाइफ में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसे हड़िया या पुचाई कहते हैं। ये चावल से बनी एक लोकल शराब है और लगभग हर त्योहार, फंक्शन का एक ज़रूरी हिस्सा है। ये जो हड़िया है, ये सिर्फ चावल से ही नहीं बनती, बल्कि कोदो और मड़वा जैसे दूसरे अनाज भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। ये उनके समारोहों और सामाजिक मेलजोल का एक अभिन्न अंग है। तो अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये कल्चर, ये लाइफस्टाइल उनकी ज़मीन से कैसे जुड़ी हुई हैं। संथाल लोगों का जीवन उनकी ज़मीन से बहुत गहराई से जुड़ा है। उनकी इकोनॉमी और उनका दुनिया को देखने का नज़रिया दोनों ही वहीं से बनते हैं। देखिए, संथाल लोग ट्रेडिशनल रूप से कृषक रहे हैं, मतलब वो खेती करते थे अपने परिवार का पेट पालने के लिए। पर अब धीरे धीरे एक बदलाव आ रहा है और वो किसानों में बदल रहे हैं, यानी अब वो बाजार के लिए भी फसलें उगा रहे हैं। ये एक बहुत बड़े आर्थिक और सामाजिक बदलाव का संकेत है। यहाँ तक कि वो समय को जिस तरह से देखते हैं वो भी खेतीबाड़ी के साइकिल से ही जुड़ा है।
वो महीने को बोंगा कहते हैं और उनका नया साल माघ बोंगा से शुरू होता है, जो कि फसल कटाई के मौसम से जुड़ा होता है। इससे पता चलता है कि प्रकृति की लय उनके जीवन में कितनी जरूरी है। तो जैसा कि हमने अब तक देखा, संथाल लोग वाकई मल्टी टैलेंटेड हैं। उनकी पेंटिंग तो कमाल की है ही, साथ ही वो बुनाई में भी माहिर है और खेती का काम तो उनकी रग रग में है। ये सारे हुनर मिलकर ही उनकी आत्मनिर्भर और कलात्मक जीवन शैली बनाते हैं। और हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि जब किसी कल्चर की कला, पहचान, घर और इकोनॉमी ये सब इतने गहरे से एक दूसरे से जुड़े हों, तब क्या होता है जब इनमें से कोई एक धागा, जैसे कि खेती के तरीकों में बदलाव, खींच लिया जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें संस्कृति की प्रकृति और इस बदलती दुनिया में उसके भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। संथाल समुदाय की आध्यात्मिक दुनिया को समझना ये एक तरह से ऐसा है जैसे हम ब्रह्मांड से सफर शुरू करके सीधे किसी के घर के आंगन में पहुंच जाएं। चलिए आज इसी अनोखे सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी मान्यताएं हर चीज को एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो हमारा सफर इन 5 पड़ावों से गुजरेगा। हम ब्रह्मांडीय नजरिए से शुरू करेंगे, फिर देवताओं के सिस्टम को समझेंगे, पूर्वजों की शक्ति को जानेंगे और आस्था के संरक्षकों की बात करते हुए ये देखेंगे कि ये सारी मान्यताएं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से घर से कैसे जुड़ सकता है। यही वो गुत्थी है जिसे सुलझाते ही संथालों की पूरी आध्यात्मिक दुनिया हमारे सामने खुल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके ब्रह्मांड को देखने के नजरिए की। देखिए, संथालों के लिए आध्यात्मिक दुनिया कोई अलग अनदेखी जगह नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी लेयर्ड रियलिटी है जो उनकी रोज की जिंदगी के ताने बाने में ही बुनी हुई है। इस पूरी संरचना में सबसे ऊपर एकदम टॉप पर है सिंह बोंगा, जिन्हें ठाकुर भी कहते हैं। वही है परम निर्माता, हर चीज का स्रोत। लेकिन वो एक तरह से दूर रहकर सब कुछ देखते हैं, पूरी सृष्टि के एक गार्डियन के तौर पर। तो फिर रोजमर्रा के मामलों को कौन देखता है? बस यहीं पर देवताओं का एक पूरा हायरार्की, एक तरह की स्पिरिचुअल चेन ऑफ कमांड सामने आती है। सिंह बोंगा के ठीक बाद आते हैं मारंगबुरु। ये दूसरे सबसे अहम देवता हैं और संथाल जीवन में इनकी भूमिका बहुत बड़ी और एक्टिव है। अच्छा, अब थोड़ा और जूम इन करते हैं। गांव के लेवल पर हर गांव की अपनी एक संरक्षिका देवी होती हैं, जाहिरेरा। और उनका घर कोई मंदिर नहीं, बल्कि पेड़ों का एक पवित्र झुरमुट होता है जिसे जाहिर थान कहते हैं। यही समझिए कि ये पूरे गांव का आध्यात्मिक दिल है। गांव से अब घर के अंदर चलते हैं। हर संथाल घर की अपनी एक रक्षक आत्मा होती है, ओडाग बोंगा। ये उस घर के पर्सनल गार्डियन हैं जो वहां रहने वालों की हिफाजत करते हैं। और सबसे अंदरूनी, सबसे पर्सनल लेवल पर हैं आपके बोंगा। ये सिर्फ एक परिवार के देवता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उस परिवार के साथ रहते हैं। तो देखा कैसे ब्रह्मांड से लेकर एक अकेले परिवार तक हर लेवल पर सुरक्षा और जुड़ाव का एक घेरा बना हुआ है। और ये टेबल इस पूरे सिस्टम को एकदम साफ कर देता है। सिंहबोंगा सबसे ऊपर, फिर मारंगबुरु, उसके बाद गांव के लिए जाहिरेरा और फिर घर और परिवार के लिए ओडाक और आपके बोंगा। ये तो एक पूरा स्पिरिचुअल सिक्योरिटी सिस्टम हो गया जो हर लेवल पर काम करता है। लेकिन कहानी सिर्फ देवताओं पर ही खत्म नहीं होती। संथाल जीवन में एक और बहुत बड़ी शक्ति है और वो है उनके पूर्वज। यहाँ अतीत हमेशा हमेशा वर्तमान का हिस्सा बनकर रहता है। ये बात संथाल विश्वास के एकदम दिल में बसती है। उनके लिए पूर्वज कहीं गए नहीं हैं, वो यही हैं, जिंदा लोगों की जिंदगी पर अच्छा या बुरा असर डाल रहे हैं। हर पल उनकी मौजूदगी हमेशा महसूस की जाती है। और इन सभी शक्तियों के लिए, मतलब देवताओं, देवियों और पूर्वजों, सबके लिए एक ही शब्द है, हा प्राम को। ये शब्द खुद बताता है कि आध्यात्मिक दुनिया कोई अलग थलग चीज नहीं, बल्कि एक मिला जुला परिवार है जिसमें जिंदा और मृत दोनों शामिल हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हापरामुखों की नाराजगी के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। अकाल, बीमारियां, ये सब उनके गुस्से का नतीजा माने जाते हैं। इसीलिए उन्हें खुश रखना सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय की सलामती के लिए बहुत जरूरी है। और इसके लिए पूजा, बलि और भोग का सहारा लिया जाता है। तो इन सारी मान्यताओं और रस्मों को कौन संभालता है? समुदाय में कुछ लोगों की बहुत खास आध्यात्मिक भूमिकाएं होती हैं। हर गांव के एक धार्मिक मुखिया होते हैं जिन्हें नायके कहते हैं। वो गांव और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक पुल का काम करते हैं।
और सभी सार्वजनिक पूजा पाठ की अगुवाई करते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि संथाली परंपरा में महिलाओं को जादू टोने और उससे जुड़ी रस्मों का एक्सपर्ट माना जाता है। ये उन्हें समाज में एक बहुत ही खास और शक्तिशाली आध्यात्मिक दर्जा देता है। अब आखिर में देखते हैं कि ये सारी मान्यताएं संथाल पहचान और जिंदगी के अहम पड़ावों में कैसे झलकती हैं, जैसे कि मृत्यु। मिसाल के तौर पर अंतिम संस्कार को ही लीजिए। संथाल समुदाय में शव को जलाने और दफनाने दोनों ही प्रथाएं चलती हैं, और ये बात उनकी परंपराओं के अंदर मौजूद फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिटी को दिखाती है। जो लोग इन पारंपरिक सनातन मान्यताओं को मानते हैं उन्हें बोंगा होड़ कहा जाता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पहचान है जो उनकी अपनी जड़ों और जीवन शैली से गहरे जुड़ाव को दिखाती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, उस दुनिया में क्या होता है जहां पूर्वजों की आत्माएं देवताओं जितनी ही ताकतवर हों। संथालों की इस आध्यात्मिक दुनिया में देवताओं और पूर्वजों के बीच शक्ति का यही अनोखा संतुलन है जो अतीत को वर्तमान से जोड़कर भविष्य की नींव रखता है।